मैं आज अपने वीर सपूतों को याद करते हुए भारत के वो वीर जवान, भारत के वो वीर सैनिक, तिरंगे के प्रति उनका जो कसम है उनको दोहराते हुए मैं आपको कहना चाहता हूं, हिम शिखर पर गड़ा हुआ जो या लहरों में लहराता है, तीन रंगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य विधाता है। हम सबकी पहचान सदा, हम सबकी पहचान सदा आजादी का अभिमान है। ओढ़ सके बेजान शरीर, ओढ़ सके बेजान शरीर, जानदार अभिमान है। ऐसे तिरंगे झंडे को कोई कालीख लगने लगता है या आतंकवाद की आंधी से जब ध्वज उखड़ने लगता है, अरे तीन रंगों से एक भी रंग पर कोई दाग लगाता है, तब भारत के इस अमर तिरंगे को खून से धोया जाता है। मैं आपको अगली चार और भी पंक्ति से सुसज्जित करना चाहता हूं उस भारत के वीर सपूतों को, उस भारत के वीर भूमि को। ये पंक्ति भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पंक्ति है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह साक्षात राष्ट्र पुरुष है, यह साक्षात राष्ट्र पुरुष है, यह बंधन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भी तो भारत के लिए, मरेंगे भी तो भारत के लिए। मरने के बाद हमारी अस्थियां गंगा जल में प्रवाहित होगी, और यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो हमारी अस्थियों से एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय। आगे मैं आपको इस पूरे सेशन में बताना चाहता हूं, आप क्या सुनना चाहते हैं? 15 अगस्त की कथा? क्या आप आजादी की संघर्ष को सुनना चाहते हैं? तो सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब इस आजादी के संघर्ष को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप केवल आजादी के खुशियों को सुने हैं, आप आजादी के बहने वाले खून के बारे में नहीं जानते हैं, आजादी में दिए गए बलिदानों को नहीं जानते हैं। मैं असमंजस में हूं, मैं बड़ा चिंतित हूं, मैं बड़ा गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं, मैं बड़ा ही विषम परिस्थिति में हूं कि कौन सी घटना से मैं आपके सामने यह संघर्ष कथा शुरू करूं। यदि आप इस संघर्ष कथा को सुनते हैं तो आप कभी अपने आप को चिंतित महसूस करेंगे, आप रोएंगे, आप खुशियों से झूमेंगे, और कभी कभी सीने ठोक कर अपने उस पूर्वजों को, अपने उस स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर गर्व करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि 1600 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार हमारे यहाँ, अंग्रेजी ताकतें हमारे यहाँ, अंग्रेजी हुकूमत हमारे यहाँ प्रवेश करता है, और किस तरीके से अपना शासन, है ना, प्रणाली को हमारे यहाँ व्यवस्थित करता है, स्थापित करता है, और किस तरह से हमारे आम नागरिकों का शोषण करता है, और हमारे भारत के वीर सपूत, वीर क्रांतिकारी नेता बलिदान देकर के उसको यहाँ से खदेड़ने का काम करते हैं। मैं आपको याद दिलवाता हूं, बात 1857 की क्रांति का है। 1857 की क्रांति मंगल पांडे से शुरू किया जाता है। पांडे जी का बच्चा, एक युवा जवान लड़का मंगल पांडे, अंग्रेजी सरकार के 2 बड़े अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग को और सार्जेंट ह्यूजन को गोली मारकर हत्या कर दिए थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी की अहले सुबह गोली मारकर उसे नींद की मौत की नींद सुला दिए थे। मात्र इतना सा बात के लिए कि वो अंग्रेज के बड़े अधिकारी मंगल पांडे को गाय और सुअर से बने हुए कवर में इनफील्ड राइफल्स चलाने का दबाव बना रहा था। आप याद कीजिए रानी लक्ष्मीबाई इसी 1857 की क्रांति में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जब तक जीवित रहे तब तक झांसी पर अंग्रेजी सरकार की हुकूमत को, है ना, टिकने नहीं दिया। हम लोग ऐसे पूर्वजों के हम लोग वंशज हैं। तो भारत की जो ये भूमि है, ये संघर्ष भरा भूमि है। आप याद कीजिए भारत की उस घटना को कि अंग्रेज का एक बड़ा मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, जो कलकत्ता से ट्रांसफर होकर के मुजफ्फरपुर में आया था, जिसको हत्या करने के लिए हमारा वीर सिपाही, हमारा वीर ताकतवर व्यक्ति खुदीराम बोस, कायस्थ का बच्चा खुदीराम बोस और उसका मित्र प्रफुल्ल चाकी हत्या करने का योजना बनाया था। बड़ा ही अत्याचारी शासक था किंग्सफोर्ड। और जैसे ही किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर में आता है, ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी उस पर बम फेंककर और बंदूक का निशाना लगाकर उसे हत्या करने का प्रयास करते हैं, परंतु किंग्सफोर्ड बच जाता है, उसकी हत्या नहीं होती है। इसी जुर्म में खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उसे फांसी दे दिया जाता है। और ये 19 साल का बच्चा हंसते हंसते जो है ना, 1908 ईस्वी में 1 अगस्त या 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी के फंदे पर झुल जाता है। आप याद कीजिए उस घटना को कि जो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में विदेशों से दक्षिण अफ्रीका से वकालत कर लौटे थे और अंग्रेजी सरकार को ईंट से ईंट बजा दिए। जो अंग्रेजी सरकार भारत में शासन कर रहा है, उसी अंग्रेजी सरकार के देश इंग्लैंड से पढ़कर आने वाला गांधी देश में राष्ट्रवाद का आंधी लाता है।
1917 ईस्वी में चंपारण जैसे सत्याग्रह ने अंग्रेजी सरकार के बड़े अधिकारी को घुटने के बल झुका देता है कि अंग्रेज सिपाही हो या अंग्रेज के बड़े अधिकारी, अंग्रेज सिपाही हो या अंग्रेज के बड़े अधिकारी, इनको किसी भी समय में मार देने की ताकत सीने में लेकर चलने वाला भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मात्र नवयुवक अवस्था में ही फांसी के फंदे पर झूल जाता है। 23 मार्च 1931 ईस्वी के शाम 7 बजे फांसी के फंदे को झूल जाते हैं, फांसी के फंदे को चूम लेते हैं। ऐसे वीर सिपाहियों को नमन, ऐसे वीर सिपाहियों के, ऐसे वीर पूर्वजों के हम सारे लोग वंशज हैं, जिसका अस्तित्व तो वर्तमान समय में मात्र ऐसी बनके दयनीय अवस्था में बनकर रह गई है। क्या इसी दिन को देखने के लिए आजादी मिला था? याद कीजिए आप चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा शख्स था भारत का, एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति था जिसे अंग्रेजी सरकार पकड़ने के लिए बड़े बड़े इनाम की घोषणा किया करता था। अंग्रेजी सरकार को खुला चुनौती देने वाला चंद्रशेखर आजाद, जिसे कभी भी जिंदा या मुर्दा पकड़ नहीं सका अंग्रेजी सरकार। प्रयागराज में युद्ध करते हुए चंद्रशेखर आजाद जब अपने बंदूक के अंतिम गोली बच रहा था, तब वो स्वयं को 27 फरवरी 1931 ईस्वी को स्वयं से अपने सीने में गोली मारकर अपने प्राण का बलिदान कर देते हैं, ताकि भारत के इतिहास के पन्नों में ये लिखा नहीं जाए कि भारत का एक वीर सपूत अपने वचन को निभा नहीं पाया। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक संकल्प लेकर जी रहे थे कि अंग्रेजी सरकार के किसी भी सिपाही अधिकारी के मां के लाल में इतने ताकत नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद को पकड़ सके। आप भूल गए इनकी गाथाओं को? इसी क्रांतिकारी पुरुषों के, इसी क्रांतिकारी नेताओं के वंशज हैं हम लोग, इसी क्रांतिकारी युवा का वंशज है हम लोग। और आज भारत का युवा इस गंदी राजनीति के चक्कर में, सरकार की इस गंदी व्यवस्थाओं के चक्कर में भटक सा रहा है। आप याद कीजिए उस घटना को जो 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को भारतीय मुसलमान अशफाकुल्ला खां के साथ साथ ठाकुर रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। काकोरी ट्रेन योजना के नेतृत्व में काकोरी ट्रेन पर अंग्रेजी अधिकारी जा रहे थे, जिसकी हत्या का साजिश, जिसकी हत्या करने की मंशा लेकर अशफाकुल्ला खां इसी काकोरी कांड में अंग्रेजी सरकार उनको पकड़कर फांसी के फंदे पर चढ़ा देता है। आप याद कीजिए उस अशफाकुल्ला खां को, जिसकी फांसी 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को काकोरी हत्याकांड के मामले में दिया गया था। क्या भूल गए कि भारत के गरम दल के नेता और नरम दल के नेताओं ने मिलकर भारत को आजाद करने में अपने प्राणों को बलिदान देने में तनिक भी देर नहीं किया। महात्मा गांधी के साथ साथ हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ साथ हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता, ब्रजकिशोर प्रसाद सिन्हा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे तमाम व्यक्ति ने भारत की आजादी में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, भारत को आजाद कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के जैसे व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखने में मदद किया। ऐसे व्यक्तियों की वीर गाथाओं को क्या आप भूल गए? क्या आपको मालूम है कि इसी तरह से भारत की संघर्ष की सत्ता चलता रहा, संघर्ष की शासन चलता रहा और महात्मा गांधी के बड़े बड़े आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा किए गए बड़े बड़े सत्याग्रह, भूख हड़ताल और गरम दल के नेताओं के द्वारा की गई क्रांति से अंग्रेजी सरकार विवश हो गई भारत को छोड़ने पर। महात्मा गांधी के 3 बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार को विवश कर दिया भारत को छोड़ने में और भारत को आजाद करने में।
अंततः अंग्रेजी सरकार कई योजना लेकर आती है, देवल योजना जैसा, क्रिप्स योजना जैसा योजना लेकर आती है और भारत को कहती है कि अपनी संविधान बनाओ, हम आपके भारत को आजाद कर देंगे। ऐसी योजनाओं को महात्मा गांधी ने विरोध किया। अंग्रेजी सरकार के सभी योजनाओं का भारतीय व्यक्ति, भारतीय महापुरुष उस चीजों का विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये योजना तुम्हारा आजादी की दृष्टि से नहीं है, तुम्हारी कुछ मंशा है। याद कीजिए आप उस कैबिनेट मिशन को जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी की जीत हुई थी वहां पे, और क्लेमेंट एटली साहब जब वहां का प्रधानमंत्री बनते हैं तब वो कैबिनेट मिशन भेजते हैं भारत में 1946 ईस्वी में। 1946 में आया हुआ कैबिनेट मिशन के तहत वो भारत की सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए रेडी थे और तब महात्मा गांधी और उनके साथ तमाम नेताओं ने इस मंजूरी को या इस योजना को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन होता है। आप याद कीजिए कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन करके उसकी पहली बैठक जो है करी गई थी, जिसमें अंतरिम अध्यक्ष यानी जिसको कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होने वाले दूसरे बैठक संविधान सभा के दूसरे बैठक में है ना परमानेंट अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक दलित परिवार से आने वाला बच्चा, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम कमाया और भारत के स्थिति को, भारत के दशा को, भारत के व्यवस्थाओं को, स्थितियों को सुधारने का पूरा प्रयास ही नहीं किया बल्कि उसे मंजिल पर पहुंचा कर ही रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 60 अलग अलग देशों के संविधान को पढ़कर बनाया गया संविधान, भूल गए आप उनको, प्रेम नारायण बिहारी रायजादा को, जिन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन उन्होंने संविधान को 13 केजी के संविधान को इन सारे व्यक्तियों ने लिखकर रेडी कर दिया। और एक डेट आता है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, लेकिन आप एक दिन उसके पहले चलिए, 14 अगस्त 1947 को ये इतिहास के पन्नों में काली रात के रूप में लिखा जाता है, जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के लिस्ट बन गए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होंगे। 14 तारीख को वो समय आता है, 14 तारीख की रात वो काला रात होता है जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को टेलीफोन आता है, वायर आते हैं, नोटिफिकेशन आता है कि देश में दंगे हैं, देश में दंगे हो रखे हैं, देश में अंग्रेजी सरकार हिंदू और मुस्लिम के एकता को चोट पहुंचाया है, हिंदू और मुस्लिम के एकता को तोड़ने का प्रयास किया है। 14 तारीख का वो दिन था, 14 अगस्त 1947 का वो दिन था जिस दिन लाखों निहत थे भारतीय, लाखों गरीब लोग भारतीय, लाखों आम नागरिकों की कत्लेआम सरेआम हत्या कर दिया गया। यानी इस विभाजन के दौर में, 14 तारीख के इस विभाजन के दौर में लाखों लोग अपने प्राणों को त्याग दिए। क्या आप इस आजादी को केवल खुशियों का नाम देंगे? जी नहीं, ये आजादी हजारों लाखों के प्राणों के बलिदान है। और 14 तारीख को अंग्रेजी सरकार ये घोषणा करता है कि इतने दिन से छिन्न भिन्न भारत को अब हम भारत के 2 सरकारों के बीच अधीन कर रहे हैं। और भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात हो गई। बंटवारे की बात कैसे हुई? भारत के कुछ चाटुकार नेता और अंग्रेज के बड़े अधिकारी जो है इसमें बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं। हम आपको बताएंगे अगले किसी सेशन में कि 14 तारीख के काला रात किस तरह से भारत के ऊपर जो है काल के रूप में बरसा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 तारीख के रात में भाषण का तैयारी कर रहे थे और उनको 15 तारीख को 12 बजे सुबह में, यानी 14 तारीख के 12 बजे के रात में, है ना, 11:55 में संसद भवन पहुंचते हैं। और संसद भवन पहुंचकर वहां आनंद फानन में जो है 15 अगस्त 1947 का आजाद होने की गाथा और स्पीच देते हैं। एक तरफ पूरा दुनिया सो रहा था, तब उसी समय भारत अपने इतिहास का पन्ना लिख रहा था, अपने इतिहास को लिख रहा था।
वो दिन 15 अगस्त 1947 का दिन, वो दिन आसान दिन नहीं था। वो हमारे लिए खूनों का दिन था। वो हमारे लिए खून से भरे हुए नदियों का दिन था। लेकिन फिर भी इतनी संघर्ष पाकर और अथक प्रयास कर हमें आखिरकार आजादी मिल ही जाती है। तो आप याद कर लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। इस बार यानी कि 15 अगस्त 2025 को भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को तैयार है। इसके पीछे का इतिहास आप देखें, कितना दर्दनाक मंजर था। ये खुशी का विषय नहीं है, लेकिन हाँ, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये खुशी का विषय है। आजाद भारत में हम सारे लोग अपने आजादी से काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति का भी जिक्र मैं करना चाहता हूं कि वर्तमान की राजनीति, भारत की गंदी राजनीति भारत को पीछे की ओर लेकर जा रही है। भारत में ये चुनाव की व्यवस्था, भारत में ये इलेक्शन की व्यवस्था भारत को जर्जर बना रही है। भारत में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं देश के कोई कोने में इलेक्शन हो रहा होता है। आचार संहिता के इस लंबी लाइनों में कहीं ना कहीं छात्रों की पढ़ाई, कहीं ना कहीं देश का विकास पीछे रह जाता है। मैं आग्रह करना चाहूंगा उन तमाम लोगों से कि इस व्यवस्था पर बात होनी चाहिए। एक चुनाव, एक देश, है ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हम लोग बात करेंगे। 1955 से यानी 1900 आजाद भारत को लेकर के 1960-61 तक यही परंपरा चल रही थी। एक देश एक चुनाव था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं है। चुनाव के समय में हमारा सरकार जो है हमारी परीक्षाओं को रद्द करती है, छात्रों को बेबस करती है। हमारा शिक्षा तंत्र बहुत ही कमजोर हो चुका है। इस जर्जर स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। इसे सुधारने में हम सारे छात्र और शिक्षक को एकजुट होने की जरूरत है। शिक्षित व्यक्ति जब तक राजनीति में आगे नहीं आएंगे, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में छात्रों के हित में, छात्रों के लिए आंदोलन किया था। बिहार की धरती से ये आंदोलन दिल्ली तक चले थे। सरकार की सत्ता हिल गई थी। शिक्षा के रिगार्डिंग ये एकमात्र ऐसा इतना बड़ा क्रांति था। इसी तरह की क्रांति भारत में एक बार और शिक्षा तंत्र को सुधारने के लिए जरूरी पड़ रहा है। तो भारत के इस आजादी को आप समझिए। भारत की आजादी इतनी आसानी से मिलने वाली आजादी नहीं है। आज का ये आपको पूरा सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।